शिल्पी देख रहे थे। शिल्पी में हमने 2001 के प्रश्नों को हम हल करवा चुके हैं। अब 2002 का भी प्रश्न हम हल करवा चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद है। आज 2003 के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। हम पहले टीजीटी के प्रश्नों को सॉल्व करवा रहे हैं, टीजीटी के, उसके बाद हम पीजीटी के प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे, पीजीटी के प्रश्नों को सॉल्व करवाएंगे। चलिए आज देखते हैं। तो ये देखिए आपके सामने है सारी डिटेल्स, आगे चल रहे हैं। देखिए, रोज़ाना हम एक अलंकार आपको बताते हैं। यह 5 मिनट की क्लास होगी। इसमें हम आपको अलंकार सिखाएंगे। प्रतिदिन एक क्लास आपको अलंकार की मिलेगी, प्रतिदिन एक क्लास अलंकार को मिलेगी। रात्रि में हम 8 बजे अलंकार आज से शुरू कर रहे हैं, और उसमें व्याकरण, काव्यशास्त्र दोनों साथ साथ पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम भाषा विज्ञान को देखेंगे, फिर संस्कृत को देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। रात्रि में 8 बजे काव्यशास्त्र की क्लास होती है, व्याकरण की क्लास रात्रि 9 बजे होती है। ये हमारा नंबर नीचे दिया गया है। एक क्लास पूर्णतः निःशुल्क होती है। तो आप हमें मैसेज करेंगे अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही। पीडीएफ के लिए आप हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज चैनल से जुड़ेंगे। क्लास के लिए हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज यूट्यूब चैनल है, उससे जुड़ेंगे। तो यही सारी चीज़ें आपको करनी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, रस हमने करवा दिया है, उसकी ये प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। कोई दिक्कत है तो आप हमें रात्रि 8 बजे वाली क्लास में मिलकर, जो भी दिक्कत है, आप कहीं से भी प्रश्न लाइए, कुछ भी लाइए, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी तरह से आप कहीं नहीं पढ़े होंगे, पूरी तरह से सरल कर देंगे काव्यशास्त्र को। आप पढ़ के देखिए। चलिए आगे चलते हैं। प्लेलिस्ट में जो भी प्रश्न दिए गए हैं आप सॉल्व कर लीजिए। इसमें घटना चक्र और युद्ध के प्रश्नों को सॉल्व कराया गया है। आगे चल रहे हैं। देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई? आप इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो इसके बारे में हम कुछ पीछे चलते हैं। देखिए, 1933 लिखा है, 1934 लिखा है, 1935 लिखा है, 1936 लिखा है। ये 4 डेट लिखी हुई हैं, 4 डेट ये लिखा हुआ है। तो 1933 में ही गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हुए तथा कांग्रेस ने अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाते हुए प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपनाया। 1933 में गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हुए तथा कांग्रेस ने अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाते हुए प्रगतिवादी दृष्टिकोण अपनाया। अब चलिए अगले डेट पे 1934 को देखते हैं क्या हुआ। 1934 में कांग्रेस के अंतर्गत समाजवादी दल की स्थापना हुई। अब समाजवादी दल की स्थापना हो गई। आगे चलिए अगले डेट पे 1935 में क्या होता है? हेनरी बारबूज ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में वहीं प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बनाने का प्रयास करते हैं। 1935 में हेनरी बारबूज ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बनाने का प्रयास किया। फिर 1935 में ही ई एम फॉरेस्टर तो 1935 में ही ई एम फॉरेस्टर की अध्यक्षता में फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन वहीं होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। अब देखिए, इसी अधिवेशन से प्रेरणा लेकर 1935 में ही डॉक्टर मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर या कहीं कहीं जहीद मिलेगा, तो मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीद, इसी अधिवेशन से, जो अधिवेशन हुआ था 1935 में ई एम फॉरेस्टर की अध्यक्षता में फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, इसी अधिवेशन से प्रेरणा लेकर 1935 में डॉक्टर मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीद द्वारा लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किया गया। अब देखिए, 1935 में ही लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का एक घोषणा पत्र भी जारी हुआ, जिसे बाद में मुंशी प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका में प्रकाशित किया था। अब देखिए अब भारत में आ जाइए 1936 में आगे। अब 1936 को देख रहे हैं। 1936 में
प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में होता है। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में होता है। 1 मिनट इसे हटा लें तो फिर आगे बता रहे हैं। आप इसे नोट कर लिया करिए जो भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए 1 मिनट। हाँ चलिए, हमने बताया कि देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब 1936 की बात करें तो 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में ही हुआ। अब देखिए इसी समय 36 में ही सुमित्रा नंदन पंत की रचना युगांत का प्रकाशन एवं छायावादी युग के अंत की घोषणा हो जाती है। अब देखिए फिर 1937 में देखेंगे तो निराला की प्रगतिवादी रचना वह तोड़ती पत्थर प्रकाशित हुई। फिर 1937 में ही शिवदान सिंह चौहान का प्रसिद्ध निबंध भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता विशाल भारत में प्रकाशित हुआ। तो इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चल रहे हैं हम। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी कहा है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है? बताइए कौन सा होगा। देखिए स्वयंभू की बात करें तो स्वयंभू अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। अब देखिए स्वयंभू की बात करें तो स्वयंभू ने अपने आप को कुकवि कहा है। स्वयंभू ने अपने आप को कुकवि कहा है। डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। चलिए स्वयंभू के बारे में देख लेते हैं 2-3 पॉइंट। तो राम कुमार वर्मा की बात करें तो इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। प्रथम कवि माना है। फिर उसके बाद स्वयंभू ने अपने आप को कुकवि कहा है। देखिए स्वयंभू अपने आप को कुकवि कहते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा जाता है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो पौमचरियु इनकी रचना है। पौमचरियु रचना है। तो आगे पौमचरियु यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है। इसमें 5 सर्ग हैं जिन्हें कांड कहा गया है। तो आगे हम चल रहे हैं। इसमें 12,000 श्लोक हैं। इसमें डॉक्टर भयाड़ी ने इस रचना को अपभ्रंश का रामायण कहा है। तो आगे इसमें राम कथा का चित्रण है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो हम चल रहे हैं यहाँ प्रश्नों को देख रहे हैं। ज़्यादा हो जाएगा तो अभी पूरा भी नहीं हो पाएगा। चलिए हम आगे चल रहे हैं। तो इसमें पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे पुरानी हिंदी का प्रथम कवि कहा है? तो राजा मुंज को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और कुछ अगर आप जानना चाहें तो बताइए। फिर सराहपा को आप जानते हैं। सराहपा कौन है? हिंदी के पहले कवि सराहपा हैं। सहज यान के प्रवर्तक सराहपा हैं। प्रवर्तक सराहपा हैं। सराहपा की रचना की बात करें तो दोहा कोश है। दोहा कोश। और कौन बच गया इसमें? इसी तरह हम सारे विकल्पों को तोड़ेंगे। जहाँ थक जाएंगे तो फिर हम अकेले हो जाएंगे। पुष्पदंत की बात करें तो
पुष्पदंत कौन था? पुष्पदंत कौन था? पुष्पदंत के बारे में आप बताइए। पुष्पदंत के बारे में आप बताइए। पुष्पदंत के बारे में आप बताइए। चलिए इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी करिए, आपके कमेंट का हम इंतज़ार कर रहे हैं। पुष्पदंत के बारे में। अभिमान मेरू किसे कहा जाता था? अभिमान मेरू किसे कहा जाता था? बताइए भाई, अभिमान मेरू किसे कहा जाता था? बताइए, जल्दी करिए, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो अभी दिक्कत होगी। अभिमान मेरू किसे कहा जाता था? चलिए आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक प्रश्न पे इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। चलिए, नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ हुई? पूछ रहा है कि रिपोर्ताज कब से शुरू हुआ था? कब से शुरू हुआ था रिपोर्ताज परंपरा? बताइए, यही आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न का यही अर्थ है, नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ हुई थी? तो बताइए, बताइए। प्रश्न नंबर 3 है, नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ हुई थी? तो लक्ष्मीपुरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा। रिपोर्ताज का विकास महायुद्ध के बाद प्रारंभ हुआ और नवीन रिपोर्ताज की परंपरा से उदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से ही प्रारंभ होती है। तो रिपोर्ताज का विकास महायुद्ध के बाद प्रारंभ हुआ। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा से उदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा से प्रारंभ होती है। अब देखिए अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? बताइए, जूठन किस रचनाकार की? झोपड़ी से राजभवन, झोपड़ी से राजभवन, झोपड़ी से राजभवन, झोपड़ी से राजभवन 2021 में पूछा गया था। राजभवन किसकी आत्मकथा है? तो यह माता प्रसाद की है, माता प्रसाद की है। तो यह 2021 टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है, टीजीटी में आया था। तो चलिए बताइए, जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? जूठन, जूठन की बात करें तो यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। सूरजपाल सिंह की देखें तो ये भी पूछी जाता है, सूरजपाल चौहान की, सूरजपाल, एक मिनट, सूरजपाल चौहान, सूरजपाल चौहान का भी देख लीजिए जब यहाँ पहुँचे हैं तो। सूरजपाल चौहान, सूरजपाल चौहान, सूरजपाल चौहान की रचना है तिरस्कृत संतप्त, तिरस्कृत संतप्त इनकी आत्मकथा है, सूरजपाल चौहान का हो गया। चलिए हम आगे चलते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज रासो को चंद्रवर दाई ने इसकी रचना की है। इसमें 68 तरह के छंद हैं, 69 सर्ग है। फिर नरपति नाल, बिसल देव रासो, बिसल देव रासो जानते हैं कि यह श्रृंगारिक काव्य है। इसका कथानक 4 खंडों में विभक्त है, 4 खंडों में विभक्त है, खंडों में विभक्त है। फिर जगनिक, यही आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है, यही आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है, यही रचना आल्हा खंड के नाम से जानी जाती है। तो चलिए हम आगे चलते हैं, यही रचना आल्हा खंड के नाम से जानी जाती है। अब इसके बारे में अगर और कुछ जानना चाहें तो चार्ल्स इलियट, चार्ल्स इलियट, इलियट एक कलेक्टर था। इलियट फर्रुखाबाद का तत्कालीन कलेक्टर था। इन्होंने 1865 ईस्वी में आल्हा खंड के नाम से, आल्हा खंड के नाम से इसका प्रकाशन किया था। तो यही ग्रंथ परमाल रासो ही जगनिक की रचना है, यही आल्हा खंड के नाम से जानी जाती है। और बात करें, और 1920 में श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो के नाम से इसका प्रकाशन करवाया था। परमाल रासो के नाम से, आल्हा खंड का ही परमाल रासो के नाम से प्रकाशन करवाया था। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आल्हा खंड के नाम से परमाल रासो जानी जाती है, परमाल रासो जानी जाती है। यह जगनिक की रचना है। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। कालिदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किताब में दिया है। बताइए, कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? कबीरदास का जन्म आप जानते हैं 1398 ईस्वी ना। तो कबीरदास किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद था, रामानंद इनके दीक्षा गुरु थे। कबीरदास बीजक ना, कबीरदास की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। तो कबीरदास सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास की रचना बीजक के 3 भाग हैं, हमने बताया। बीजक, बीजक लिखा है, अच्छा लिख दिए। तो बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। साखी, शबद, शबद, रामायणी। रामायणी आप जानते हैं, रामायणी। तो इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरडे वाणी एवं अंगबधु किसकी वाणी के संकलन हैं? बताइए, हरडे वाणी एवं अंगबधु किसकी वाणी के संकलन हैं? बताइए, बताइए किसकी वाणी के संकलन हैं? बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरडे वाणी और अंगबधु दादू दयाल के शिष्यों ने उनकी वाणी के संग्रह को हरडे वाणी और अंगबधु के नाम से किया था। तो हरडे वाणी और अंगबधु किसकी वाणी का संकलन है? तो दादू दयाल के वाणी का संकलन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे सुंदरदास की रचना है सुंदर विलास। सुंदर विलास। बाकी कबीरदास के बारे में जानते ही हैं। आगे चल रहे हैं। जिंदगी नामा, देखिए जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा किसकी रचना है? बताइए, जिंदगी नामा किसकी रचना है? उषा प्रियंवदा की बात करें तो 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवसी, भया कबीर उदास। भया कबीर उदास। तो उषा प्रियंवदा की रचनाओं की बात करें तो 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतरवसी, भया कबीर उदास। बताइए, बताइए भाई, आगे चलिए। बताइए जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा किसकी रचना है? इनकी और रचनाएं हैं। जिंदगी नामा किसकी रचना है? बताइए। डार से बिछुड़ी मित्रों मर जानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदा रुख और दिलो दानिश। इनकी और रचनाएं हैं। जिंदा रुख और दिलो दानिश प्रमुख रचनाएं इनकी है। तो जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती की रचना है। आगे चल रहे हैं। मीराबाई का मलाल, ये तो बहुत सरल प्रश्न है। मीराबाई का मलाल, बताइए। मीराबाई का मलाल, तो यह मीराबाई की ही रचना है। मीराबाई का मलाल मीराबाई की ही रचना है। तो आगे हम चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे, थोड़ा जल्दी करिए। अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की? 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 इनके शिष्य थे, 4 इनके शिष्य थे और 4 इनके शिष्य थे। तो किसने की अष्टछाप की स्थापना? किसने की 1565 में? तो इसमें आप लोग ट्रिक भी बनाए थे, आप लोगों का अलग अलग ट्रिक है। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की? बताइए, बताइए भाई। तो अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने 1565 ईस्वी में 1565 ईस्वी में किया था। अष्टछाप की स्थापना विट्ठल नाथ ने 1565 ईस्वी में किया था। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, आप वल्लभाचार लगा के चले आते हैं। अष्टछाप के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं आप कमेंट करके बताइए। कुंभन दास, सूरदास, बाकी आप बताइए। 6 का शुरू कर दिए हैं। तो 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ ने इनकी स्थापना की थी। 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को लेकर स्थापना किया था अष्टछाप का। आगे अगले प्रश्न पे चल रहे हैं।
तत्वदीप निबंध, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? बहुत सरल सा प्रश्न है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? बहुत सरल है, बताइए तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? बताइए। नंददास की रचनाओं की बात करें तो रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी, यह रोला छंद में रचित है। भंवर गीत, भंवर गीत, भंवर गीत, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्याय, रूप मंजरी, रस मंजरी, श्याम सगाई, ये नंददास की रचनाएं हो जाती है, नंददास की रचनाएं हो जाती हैं। आगे आगे बताइए, बताइए तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो यह वल्लभाचार्य की रचना है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्बारकाचार्य कौन थे, इनके बारे में आप कमेंट करके बताइए, और नाभादास के बारे में बताइए, एक पंक्ति इनकी। आगे चल रहे हैं। रूप जीवा उपन्यास है, रूप जीवा उपन्यास है, बताइए किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव का, कि लक्ष्मी नारायण शर्मा का, कि अमृतलाल नागर का है? बताइए किसका उपन्यास है, कि लक्ष्मी नारायण लाल का है? बताइए रूप जीवा किसका उपन्यास है? रूप जीवा किसका उपन्यास है? बताइए रूप जीवा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यह लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है, अमृत राय का उपन्यास पूछा जा रहा है, आप बताइए। विषाद मठ, हुजूर, दुख मोचन, वीज, बताइए। अमृत राय के और उपन्यास अगर हम आपको बताएं, नागफनी हो गया, नागफनी, नागफनी का देश, नागफनी का देश, नागफनी का देश, हाथी के दांत, हाथी के दांत, हाथी के दांत, हाथी के दांत, बताइए। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास पूछा जा रहा है, अमृत राय का उपन्यास पूछा जा रहा है, तो अमृत राय का उपन्यास बीज है, बीज है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा, कमेंट जल्दी जल्दी करा करिए भाई। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? यह क्लास हमारी 11 बजे प्रतिदिन होती है, 11 बजे प्रतिदिन होती है। यह क्लास हिंदी विचार चैनल पे भी अपलोड होती है, हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज चैनल पे भी अपलोड होती है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, क्लास वहाँ अपलोड होती है, यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? बताइए मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? इसके लेखक का नाम बताइए, लेखक का नाम भी आप बता दीजिए। इसके लेखक भगवती प्रसाद सिंह द्वारा, भगवती प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। भगवती, भगवती प्रसाद सिंह, भगवती प्रसाद सिंह इसके लेखक हैं, भगवती प्रसाद सिंह इसके लेखक हैं। यह किसकी जीवनी है, ये पूछा जा रहा है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? यह कविनाथ गोपीराज की जीवनी है, कविनाथ गोपीराज की जीवनी है। इसके लेखक भगवती प्रसाद सिंह हैं, भगवती प्रसाद सिंह हैं। निराला की जीवनी, निराला की आपने देखा है, बाकी अब सबकी जानते हैं, तो इसमें और विकल्प बताने की आवश्यकता नहीं। निराला की साहित्य साधना आप जानते ही हैं, तो बाकी आगे चल रहे हैं, हम अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए कमेंट जल्दी किया करिए। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है पूछा जा रहा है। लोहे के दीवार के दोनों ओर, बताइए किसकी रचना है? 2003 टीजीटी का शिल्पी हम सॉल्व करवा रहे हैं। यह क्लास हमारी हिंदी विचार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे भी जाती है और यहाँ तो चल ही रही है। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? बताइए। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइए। यह यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है, यात्रा से संबंधित रचना है। इसमें, इस रचना में पूंजीवादी व साम्यवादी शासन व्यवस्था के पारस्परिक अंतर को उद्घटित किया गया है। बताइए। इनकी और रचना है राह बीती, राह बीती इनकी और एक प्रसिद्ध यात्रा संबंधित रचना है। राह बीती, राह बीती लिख लेंगे, बीती इनकी एक और प्रसिद्ध कृति है, यात्रा वृत्तांत है। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी रचना है? 15 नंबर में बताएंगे।
15 नंबर में आप बताएंगे। यह यशपाल की रचना है, यशपाल की रचना है। आगे चल रहे हैं। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? किसके संबंध में है? किसके संबंध में है? किसके संबंध में पूछा जा रहा है। तो यह डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में है। यह कथन डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में है। इसे आप लिख लेंगे। यह 2003 टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। एक बार और पूछा गया प्रश्न, ये कहीं और पूछा गया है, तो इसे आप लिख लेंगे। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 17 है। जंगल के जीव, जंगल के जीव कृति के लेखक, जंगल के जीव कृति के लेखक बताइए। जंगल के जीव कृति के लेखक, जंगल के जीव किसकी रचना है बताइए। 17 नंबर, जंगल के जीव किसकी रचना है? इनकी और रचनाएं भी है। प्राणों का सौदा, प्राणों का सौदा, प्राणों का सौदा, प्राणों का सौदा बताइए। श्री राम शर्मा की बात करें तो शिकार हो गया, शिकार हो गया। बोलती प्रतिमा, शिकार, बोलती प्रतिमा बताइए, बताइए। जंगल के जीव किसकी रचना है बताइए, कमेंट करके आप बताएं, इंतज़ार करें। बहुत सरल प्रश्न है। अरे श्री राम शर्मा की बात करें तो शिकार हो गया, शिकार, शिकार। एक पेज ही ले रहे हैं, 1 मिनट। श्री राम शर्मा, श्री राम शर्मा का देख लें। श्री राम शर्मा, अगर इनकी बात करें, इनकी बात करें श्री राम शर्मा की, तो देखिए श्री राम शर्मा के संस्मरण की बात करें तो शिकार हो गया, पहला शिकार। यह बार बार पूछा जाता है, तो आप शिकार साहित्य के जनक भी यही शायद माने जाते हैं। तो बोलती प्रतिमा, बोलती प्रतिमा, बोलती प्रतिमा, बोलती प्रतिमा, प्रतिमा, प्रतिमा हो गया। फिर प्राणों का सौदा, प्राणों का सौदा, प्राणों का सौदा, प्राणों का सौदा, ये सारे संस्मरण हैं। प्राणों का सौदा सन 42 के संस्मरण, सन 42 के संस्मरण सन 42 के संस्मरण। तो ये श्री राम शर्मा के हो जाते हैं, श्री राम शर्मा के संस्मरण हो जाते हैं। बताइए, बताइए आप लोग जल्दी करिए, कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए, बताइए। थोड़ा नेटवर्क का इशू है, बताइए। जंगल के जीव कृति के लेखक, जंगल के जीव कृति के लेखक, तो जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है बताइए, बताइए, जब तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हमने सारी रचनाओं को बता दिया, तब भी आप नहीं बता रहे हैं। जंगल के जीव श्री राम शर्मा का ही है, सब कुछ अभी हमने आपको बताया श्री राम शर्मा की रचनाओं के बारे में। शिकार, बोलती प्रतिमा, प्राणों का सौदा, सारी रचनाओं को हम एक एक करके बता दिए। अब सोचिए, यही दशा आपकी चल रही है ना। सारी क्लासों को हम एक एक करके करवा चुके हैं। इसके पहले साहित्य को हम बहुत अच्छे से आपको करवाए हैं, यही दशा है। चलिए आगे चल रहे हैं। आज आपने मन तोड़ दिया। चलिए, इसमें एक किसकी रचना है? कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा किसकी रचना है बताइए। कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा किसकी रचना है बताइए। कहरनामा किसकी रचना है? इनकी और रचनाओं की बात करें तो पद्मावत, पद्मावत हो गई, अब तो जान ही गए। अखरावट हो गया, अखरावट हो गया। आखिरी कलम, आखिरी कलम, आखिरी कलम हो गया। फिर और भी रचनाएं हैं, मसलानामा, तो इनकी और भी रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो ये किसकी रचना हो गई बताइए। कहरनामा किसकी रचना है? तो यह जायसी की रचना है। अब तो आप जान ही गए हैं, आगे चल रहे हैं। कवितावली किसकी रचना है? कवितावली किसकी रचना है? कवितावली किसकी रचना है? कवितावली तो आप जानते हैं ना, कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की भी रचना है, तुलसीदास की भी रचना है। तुलसीदास की रचनाओं को बताइए। और किसकी रचना है कवितावली?
बताइए। रामचरण दास उस पर टीका लिखे हैं, तो इनकी भी रचना हो जाती है कवितावली। रामचरण दास, रामचरण दास, रामचरण दास की रचना है। इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो रामायण हो जाती है, रामचरित इनकी प्रमुख रचना हो जाती है। कवितावली की रचना तुलसीदास ने भी की है, ये चीज़ हम आपको बता दिए हैं। आगे चलिए, आगे। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? बताइए। बताइए, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? इनकी और रचनाओं को हम बता देंगे, इनकी और रचनाओं को बता दें। देखिए, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, श्यामा विनय, देवयानी, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। तो श्यामा स्वप्न नामक किसकी रचना है? बताइए, बताइए किसकी रचना है? बहुत सरल है, श्रीनिवास दास की। पागल उगल हो गए हैं क्या आप लोग, लगता है। चलिए चलिए, अब हम ही बता रहे हैं एक एक को। देखिए, लाला श्रीनिवास दास की बात करें तो परीक्षा गुरु इनका उपन्यास हो जाता है। परीक्षा गुरु इनका उपन्यास हो जाता है। बताइए, बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को तो आप जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं को जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सर्जना किसने की? तो ठाकुर जगमोहन सिंह ने की। ठाकुर जगमोहन सिंह ने की। ठाकुर जगमोहन सिंह अनुदित रचना की। कुछ इनकी अनुदित रचनाएं हैं जो पूछ ली जाती हैं कि कालिदास की रचना का इन्होंने ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम का अनुवाद किया है, तो ये रचना पूछ ली जाती है। बायरन की रचना प्रिजनर आओ सीलन का कैदी नाम से अनुवाद किया है। बायरन की रचना प्रिजनर आओ सीलन का कैदी नाम से अनुवाद किया है। शुक्ल जी ने इन्हें प्रेम पथिक कवि कहा है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह को शुक्ल जी ने प्रेम पथिक कवि कहा है। तो आगे चल रहे हैं, 1 मिनट आप लाइन पे रहिए थोड़ा सा। चलिए आगे चलिए। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? बताइए। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? बताइए। इलाहाबाद? बहुत गलत आप लोग बता रहे हैं। देखिए, आनंद कादम्बनी किसका पत्र है, किसका संपादित पत्र है? तो यह बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन का है। प्रेमघन जिसे बोलते हैं। इनका जन्म 1855 में हुआ था और 1922 तक ये रहे हैं। ये मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे। मिर्ज़ापुर के निवासी जानते हैं। चलिए आइए इनके बारे में जान ही लीजिए। चलिए देखते हैं। बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन, बदरी नारायण चौधरी प्रेमघन की बात करें तो 1855 से लेकर 1922 तक इनका समय था। मिर्ज़ापुर। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाएं इनकी जीर्ण जनपद जो कि बार बार पूछी जाती है। जीर्ण जनपद हो गया। आनंद अरुणोदय आनंद अरुणोदय हो गया। फिर लालित्य लहरी हो गई। तो भारत बधाई भी इनकी एक रचना है। भारत बधाई। आगे चल रहे हैं। होली की नकल भी इनकी एक रचना है। नाटक की बात करें, अगर इनके नाटक की बात करें,
नाटक की बात करें तो नाटक भी देख लीजिए, जब इनको छेड़ ही दिए हैं। वारांगना रहस्य, वारांगना ये ग है, वारांगना रहस्य। अथवा वेश्या विनोद, वेश्या विनोद। भारत सौभाग्य। अगली कृति इनकी देखें तो प्रयाग रामागमन। ये तीनों बार बार पूछे जाते हैं। एक ऊपर वाला हो गया, ये दूसरा भारत सौभाग्य हो गया, तीसरा प्रयाग रामागमन। ये बार बार पूछे जाते हैं। अब इनके पत्र की बात करें तो देखिए, अभी तक आप बता ही नहीं पा रहे थे कहाँ से इसका प्रकाशन होता है। तो देखिए, पत्र की बात करें तो नागरी नीरद, यह 1893 में साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक पत्र था। फिर दूसरा आनंद कादम्बिनी। हाँ, सही नहीं है, मात्राओं में त्रुटि होगी तो आप देख लीजिएगा। यह 1881 बोल भी रहे हैं साथ साथ, इसलिए। तो ये मासिक था, मासिक इसका प्रकाशन होता था, मासिक इसका होता था। ये दोनों मिर्ज़ापुर से निकलती थी, मिर्ज़ापुर से निकलती थी, मिर्ज़ापुर के निवासियों को पता होगा। तो ये मिर्ज़ापुर से निकलती थी, प्रकाशित होती थी, मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। अब चलिए आगे चल रहे हैं। इनके बारे में तो हमने बहुत देख लिया, पीछे चल रहे हैं। आंसर तो आपको मिल गया, आप तो आप बता ही देंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि यह मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि यह मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती थी। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, 22 नंबर प्रश्न पे। A21 है, 21 नंबर प्रश्न था, 22 नंबर प्रश्न पे हम चल रहे हैं। चलिए, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो यह विविध प्रश्न आ गया था छटक के। ऐसा प्रश्न कभी टीजीटी वीजीटी में आता नहीं है। तो अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? तो यह डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, यह डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। सन्यासी किसकी कृति है? सन्यासी किसकी कृति है बताइए? सन्यासी किसकी कृति है बताइए? सन्यासी किसकी कृति है? चलिए बताइए, सन्यासी किसकी कृति है? इंतज़ार कर रहे हैं। अरे इनकी और रचनाएं हैं। जहाज का पंछी किसका है? जहाज का पंछी। निर्वासित सा है, निर्वासित। ऋतु चक्र, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य। ऋतु चक्र, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य। पर्दे की रानी, आप तो पकड़ लिए होंगे। पर्दे की रानी। तो ये सारी रचनाएं किसकी हैं? बताइए। तो यह इलाचंद जोशी की रचनाएं हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही हो। नागार्जुन के बारे में तो जानते हैं, जन बाबा, ये सारी रचनाएं इनकी हैं। निराला के बारे में जानते हैं, कंकाल, तितली, रावती। यशपाल जानते हैं, मार्क्सवादी। जो भी, आगे चलिए। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात थे? भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात थे? भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात थे? बताइए, भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात थे? तो इसमें शिवपूजन सहाय को लगा सकते हैं। भाषा के जादूगर के रूप में शिवपूजन सहाय ही विख्यात थे। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं, नहीं बहुत देर हो जाएगी, एक एक प्रश्न को अच्छे से करें। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन है? बताइए, उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? अभी तक जवाब आपका नहीं आया। चलिए, मुक्तिबोध के बारे में जान ले रहे हैं। एक पेज ले लीजिए, एक पेज।
तो मुक्तिबोध, गजानंद माधव, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। अब देखिए इनके बारे में, देखिए ये देख लिए आप। चलिए पहला पॉइंट, इन्हें भयानक खबरों का कवि कहा जाता था। मुक्तिबोध को भयानक खबरों का कवि कहा जाता था। भयानक खबरों का कवि कहा जाता था। मुक्तिबोध को अज्ञेय का पूरक कहा जाता था। फैंटेसी का कवि कहा जाता था। फैंटेसी का जनक कहा जाता था। आगे इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी प्रथम कविता, मुक्तिबोध की प्रथम कविता अहम और आत्मा है। आप इसे ज़रूर याद कर लेंगे। अहम और आत्मा है। यह 1944 इसका रचना काल है। अगले पेज पे आइए, अगले पेज पे अगर इनकी काव्य रचनाओं की बात करें, काव्य रचनाएं अगर इनकी काव्य रचनाएं देखें तो काव्य रचनाओं में चाँद का मुंह टेढ़ा है। चाँद का मुंह टेढ़ा है। इसका रचना काल अगर बात करें तो 1964 में है। चाँद का मुंह टेढ़ा है। दूसरा भूरी भूरी खाक धूल। अगर इसके बारे में देखें तो इसका रचना काल 1980 ईस्वी है। 1980। तो कहानी संग्रह, अगर इनकी कहानी संग्रह देखें तो कहानी संग्रह की बात करें तो काठ का सपना सतह से उठता आदमी। उपन्यास इनका एक ही है, विपात्र। एक रचना इनकी जो बार बार पूछी जाती है, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है। एक प्रश्न मुक्तिबोध के बारे में बहुत अच्छा आता है। भारत इतिहास, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है। इतिहास एवं संस्कृति, भारत इतिहास एवं संस्कृति, यह 1962 की रचना है। इस रचना को मध्य प्रदेश सरकार की नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण करने के कारण मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। इन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की नौकरशाही में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उसका चित्रण इस रचना में किया था। इसलिए इसी कारण से मध्य प्रदेश सरकार ने इस रचना को प्रतिबंधित कर दिया था। तो यही रचना बार बार पूछी जाती है। टीजीटी में कई बार आ चुका है, पीजीटी में तो पूछिए मत। पीजीटी में असिस्टेंट प्रोफेसर में तो बार बार आ रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी में पूछा जा रहा है। तो यहाँ तक हम देख लिए थे। अब चलिए पीछे चल रहे हैं, तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और कुछ जानना चाह रहे हैं, चलिए और देख लीजिए। चाँद का मुँह टेढ़ा जो इनका काव्य संकलन है, इस काव्य संग्रह को राम चतुर्वेदी ने एक बड़े कलाकार की स्केच बुक कहा है। चाँद का मुँह टेढ़ा, मुँह लिख लीजिए बीच में। 1 मिनट, जब बता ही रहे हैं तो आदेश बता दें। चाँद का मुँह टेढ़ा। अब देखिए इसमें कुछ प्रसिद्ध कविताओं को जान लीजिए जो संकलित हैं, जो बार बार पूछी जाती हैं। इसमें अंधेरे में यह 8 खंड में है यह कविता, बार बार पूछी जाती है कविता। ब्रह्म राक्षस भी इसी में है। ब्रह्म राक्षस आप नोट कर लेंगे कहीं, यह बार बार पूछी जाती है। ब्रह्म राक्षस। आप देखिए DSSB TGT में पूछा हुआ प्रश्न था। चकमक की चिनगारियाँ किसमें संकलित हैं? चकमक की चिनगारियाँ। तो यह चिनगारियाँ किसमें संकलित है? चाँद का मुँह टेढ़ा में संकलित है।
तो ये 3-4 जो हमने बताया ये बार बार पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। ब्रह्म राक्षस, भूल, गलती और डूबता चाँद कब डूबेगा, अंधेरे में, 8 खंड। ये कविताएं बार बार पूछी जाती हैं, तो आप इसे देख लेंगे। भूरी भूरी खाक धूल से बस केवल एक ही कविता जो संकलित, जब कविताएं तो बहुत संकलित है लेकिन एक ही पूछा जाता है। जब कभी प्रश्न आता भी है तो बस केवल एक ही प्रश्न आता है कि मुक्ति मस्तूल किस में संकलित है। तो मुक्ति मस्तूल की बात करें तो मुक्ति मस्तूल, मुक्ति मस्तूल, मुक्ति मस्तूल, तो यह मुक्ति मस्तूल ल है, मस्त है, मस्तूल, मस्तूल लिखा है, मस्तूल, मुक्ति मस्तूल। मुक्ति मस्तूल भूरी भूरी काकधूल में संकलित है। भूरी भूरी काकधूल का रचनाकाल 1980 है, 1980 है। तो चलिए हम पीछे कहाँ थे भाई, किस प्रश्न पे थे? उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है बताइए। इनको कुट्टी चातन के नाम से भी जाना जाता था। इनकी प्रथम कविता जय है, अज्ञेय की प्रथम कविता जय है। ये आधुनिक कविता का भारतेंदु भी इनको कहा जाता था। नई कविता का सलाका पुरुष भी कहा जाता था। नई कविता का सलाका पुरुष भी अज्ञेय को कहा जाता था। बताइए, नई कविता का सलाका पुरुष भी इनको कहा जाता था। बताइए, और कुछ इनके बारे में बता दें। नई कविता तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अज्ञेय की रचनाएं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, ये सारी रचनाएं हरी घास पर क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए हैं। पूर्वा इनकी रचना है। DSSB TGT PGT में पूछा गया था 2021 में। कितनी नावों में कितनी बार, ना, इनकी रचना है। सागर मुद्रा इन्हीं की रचना है, अज्ञेय की रचना है। तो इनके बारे में यही था। इनकी चर्चित कविताएं कलगी बाजरे की, सांप है, हरी घास पर शरभर है, जितना तुम्हारा सच है, शब्द और सत्य है। तो हिरोशिमा इनकी एक रचना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिरोशिमा। यह इनकी कविता बार बार पूछी जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिरोशिमा किसकी है? सर्जना के क्षण, सर्जना के क्षण, सर्जना के क्षण, यह भी इन्हीं की कविता है। यह चर्चित कविताएं हैं इनकी। ये DSSB 2021 PGT का प्रश्न है, 2021 PGT का प्रश्न है। अज्ञेय की अन्य रचनाओं की बात करें, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत है, एक बूंद सहसा उजली आग न। अब इनका नाटक है। उत्तर प्रियदर्शी की विधा देखें तो नाटक है, उत्तर प्रियदर्शी की विधा देखें तो नाटक है। इसका रचनाकाल 1967 ईस्वी है, 1967 ईस्वी है। अज्ञेय के पत्रों की बात करें तो सैनिक है, विशाल भारत है, प्रतीक है, थाट है, नया प्रतीक है। तो इनके पत्र हो जाते हैं। कितनी नावों में कितनी बार के लिए, इस काव्य संग्रह के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह के लिए 1978 में ज्ञानपीठ मिला था। गलत मैसेज मत करिए, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी नहीं मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी किसके लिए मिला था? तो आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भग्नदूत यह गद्य काव्य है इनका। आगे चल रहे हैं भाई, आप लोग फंसा दे रहे हैं, आगे चल रहे हैं, इसी में बढ़ते जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी इनका नाटक है अज्ञेय का। चलिए, बहुत समय हो गया। अरस्तु का काव्यशास्त्र ये तो हम देख ही लिए। चलिए, अर्धकथानक नामक कृति की विधा है। बताइए, सरल प्रश्न है, बहुत जल्दी से इस पे चलेंगे, इस पे रुकेंगे नहीं। अर्धकथानक बताइए, अर्धकथानक की विधा बतानी है, अर्धकथानक की विधा बतानी है। चलिए बता दीजिए। अर्धकथानक की बात करें तो अर्धकथानक किसकी रचना है? बनारसी दास जैन की रचना है, जैन की रचना है। यह DSSB TGT 2021 PGT 2018 PGT, तो 2021 PGT में नहीं पूछा गया था,
18 पीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसकी भाषा कभी कभी पूछी जाती है, अर्धकथानक की भाषा। तो यह ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में, ब्रज भाषा में पद्य में रचित है, यह पद्य में रचित है, पद्य में रचित है। हिंदी भाषा में रचित प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक बनारसी दास जैन की है। 1641 इसकी रचना काल है, 1641 इसका रचना काल है। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। कविता के नए प्रतिमान बताइए, कविता के नए प्रतिमान। 27 नंबर प्रश्न को आप बताइए, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान बताइए किसकी रचना है कविता के नए प्रतिमान। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो यह नामवर सिंह की रचना है, पीछे ज़्यादा रुक चुके हैं, समय नहीं है। तो नामवर सिंह की रचना है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? धर्मवीर भारती की रचना पूछी जा रही है, बताइए कौन सी नहीं है धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती की और रचनाओं की बात करें तो 7 गीत हो जाता है, 7 गीत हो जाता है, 7 गीत, 7 गीत, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत, ये सारी रचनाएं धर्मवीर भारती का हो जाता है। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है, दुष्यंत कुमार की रचना है, कुमार की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, नहीं शब्द जोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, यह दुष्यंत कुमार की रचना है। अगले प्रश्न पे हम चल रहे हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप लिख के चेक किया करिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, यही शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी नहीं। देखिए कल की तरह एक प्रश्न पे कल गड़बड़ हो गया था ना, तो मुख से निकल गया था, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आशीर्वाद, आशीर्वाद हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता का पर्यायवाची आपको बतानी है। महाश्वेता किसकी पर्यायवाची है बताइए, महाश्वेता पर्यायवाची है। ठीक है, अभी क्लास ले रहे हैं, अभी बात करते हैं। ठीक है, महाश्वेता किसकी पर्यायवाची है क्लास में? ठीक मम्मी, ठीक हूँ। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता का पर्यायवाची आपको बताना है। फोन आ गया था घर से। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो महाश्वेता किसका पर्यायवाची है आप बताएंगे। तो यह सरस्वती की पर्यायवाची है, सरस्वती की पर्यायवाची है। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है बताइए, वैद्यनाथ मिश्र किसका बताइए भाई, इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं अभी आ रहे हैं। ठीक, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है? तो वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम है आप बताएंगे। तो यह नागार्जुन का वास्तविक नाम है, नागार्जुन का वास्तविक नाम है। नागार्जुन प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि हैं, प्रगतिवाद के प्रतिनिधि कवि हैं। इनके अन्य नामों की बात करें तो इन्हें ढक्कन कहा जाता था, ढक्कन कहा जाता था, ढक्कन कहा जाता था। प्रगतिवाद का सलाका पुरुष, प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है, सलाका का पुरुष कहा जाता है, पुरुष। प्रगतिवाद का सलाका पुरुष, प्रगतिवाद का प्रतिनिधि कवि कहा जाता था। इन्हें आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता था। सरल प्रश्न आता है तो यही पूछा जाएगा, किसे आधुनिक कबीर कहा जाता था, किसे जन बाबा कहा जाता, जन कवि कहा जाता था, बाबा कहा जाता। मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से यही रचना करते थे। अगर हम नामवर सिंह ने इन्हें प्रयोग धर्मा कवि कहा है, तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में हो जाती हैं। इनका जन्म 1911 में हुआ था, 1911 में। तरौनी दरभंगा बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार वाले इसे ज़रूर पढ़ लेंगे। पीजीटी 2003, टीजीटी 2001, पीजीटी 2016, यूके पीजीटी 2020, टीजीटी 2003, DSSB पीजीटी 2021। कभी आप कम से कम 50 परीक्षाओं में इनके प्रश्न आते हैं, इनसे प्रश्न जरूर आते हैं, इनसे प्रश्न जरूर आते हैं। नागार्जुन की प्रथम कविता की बात करें तो मिथिला है, मिथिला। नागार्जुन की प्रथम कविता है मिथिला। यह 1929 में मैथिली भाषा में है, मैथिली भाषा में। खड़ी बोली में प्रथम कविता की बात करें तो राम के प्रति है, राम के प्रति। खड़ी बोली में प्रथम कविता की बात करें तो राम के प्रति है।
इनकी चर्चित कविताओं की बात करें तो रेणुका, अहिल्या, शकुंतला,